गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। एनर्जी कंजर्वेशन के लेक्चर नंबर फर्स्ट में आप लोग का स्वागत है। लेक्चर नंबर फर्स्ट हमारा है इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई एंड मोटर। ठीक, तो जो हमारी इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई है वो किस तरीके से जनरेट की जाती है, और जब हमारी सप्लाई जनरेट हो जाती है तो हमारे लास्ट कंज्यूमर तक किस तरीके से आपकी सप्लाई पहुंचती है, हम इसके बारे में इस लेक्चर में और ट्रांसफार्मर के बारे में इस लेक्चर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक, इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई। जो आपकी इलेक्ट्रिकल पावर होती है वो कितने तरीके की होती है? बेसिकली आपकी जो इलेक्ट्रिकल पावर होती है वो दो तरीके की होती है। एक आपके पास डीसी पावर सप्लाई, ठीक, और एक आपकी एसी पावर सप्लाई। ठीक, तो जो डीसी पावर सप्लाई है वो आपको कहाँ से मिलती है? जैसे कि आपके पास बैटरी है, सेल है, या डीसी जनरेटर है, उसकी सहायता से आपको डीसी सप्लाई मिलती है। ठीक, और एसी सप्लाई आपको एसी जनरेटर से मिलती है। ठीक, जो आपके जनरेटिंग स्टेशन हैं वहाँ पर जो आपके जनरेटर लगे होते हैं वो एसी जनरेटर होते हैं। ठीक, और इसमें आपको 3 पॉइंट दिया है, एस एम पी एस, स्विचिंग मोड पावर सप्लाई। ठीक, ये जो है कि एक तरीके की इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो हाई फ्रीक्वेंसी पे वर्क करती है। ठीक, तो बेसिकली हमारी जो सप्लाई होती है वो दो ही तरीके की ही होती है। ठीक, एक आपकी डीसी पावर सप्लाई और एक आपकी एसी पावर सप्लाई। ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसी चैप्टर में है, सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ पावर सप्लाई। ठीक, तो जो हमारी पावर सप्लाई है वो किस तरीके से फ्लो करती है। ठीक, तो इस सिंगल लाइन डायग्राम के कुछ मेन कंपोनेंट हमारे हैं। जैसे आपका पहला है जनरेटिंग स्टेशन, प्राइमरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन, ठीक, और आपका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, और लास्ट में आपका है कंज्यूमर। ठीक, तो जो जनरेटिंग स्टेशन है वहाँ पर जो हमारी सप्लाई जनरेट की जाती है वो 3 फेज सप्लाई जनरेट की जाती है। ठीक, और जो सप्लाई वोल्टेज होता है वो आपका सप्लाई वोल्टेज 11 kV की सप्लाई वोल्टेज जनरेट की जाती है। फिर हम क्या करते हैं, इस सप्लाई वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसफार्मर। ये आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा है। इस स्टेप अप ट्रांसफार्मर की हेल्प से क्या करते हैं हम अपनी जो 11 kV की सप्लाई है, ठीक, इसको 132 kV की सप्लाई में, या जो है कि 220 kV की सप्लाई में हम क्या करते हैं, स्टेप अप कर लेते हैं। ठीक, इस सप्लाई को 11 kV को हम क्या करते हैं 220 या 132 kV की सप्लाई में स्टेप अप करके हम इसको ट्रांसमिट कर देते हैं। तो जब हम ये जनरेटिंग स्टेशन से पहली बार हम सप्लाई को क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, तो वो हमारा होता है प्राइमरी ट्रांसमिशन। ठीक, जो आपका हाई वोल्टेज पे सप्लाई होती है, आपकी सप्लाई 132 kV या आपकी 220 kV की सप्लाई होती है। ठीक, बेसिकली जो हम ट्रांसमिशन करते हैं, प्राइमरी ट्रांसमिशन हाई वोल्टेज पे करते हैं, इसलिए ताकि जब हम एसी को हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट करते हैं तो जो हमारी इफ़िशियंसी है वो इंक्रीज हो जाती है, और जितने भी हमारे लॉसेस हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक, इसलिए हम क्या करते हैं, इनको हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट करते हैं। तो आपका क्लियर हो गया जनरेटिंग स्टेशन। जो आपका सप्लाइड वोल्टेज है वो आपका होता है 11 kV। ठीक, नेक्स्ट हमने आपको क्लियर कर दिया प्राइमरी ट्रांसमिशन। प्राइमरी ट्रांसमिशन को हम हाई वोल्टेज पे करते हैं। जो आपका वोल्टेज होता है 132 kV या आपका 220 kV के वोल्टेज पे हम इसको प्राइमरी ट्रांसमिशन करते हैं। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेकेंडरी ट्रांसमिशन। ठीक, फिर हम क्या करते हैं सेकेंडरी ट्रांसमिशन में, इस जो हम वोल्टेज को 220 kV की सप्लाई को तक स्टेप अप किए थे, अब हम इस सप्लाई को क्या करेंगे, स्टेप डाउन करेंगे। ठीक, हमारा ये रिसीविंग एंड होगा। ठीक, ये हमारा रिसीविंग एंड या रिसीविंग स्टेशन होगा। ठीक, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब 220 के सप्लाई को
33 केवी की सप्लाई में क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। फिर हमारा आएगा क्या, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, नेक्स्ट हमारा आएगा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपका है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस स्टेज पे हम क्या करते हैं, जो हमारी 33 केवी की सप्लाई है, अब हम इसको 6.6 केवी या 11 केवी की सप्लाई में चेंज कर लेते हैं। जैसे कि हमारा हैडिल होता है, वहाँ पे हमारी जो सप्लाई आती है 33 केवी बाई 11 केवी, मतलब वहाँ पर 33 केवी की सप्लाई आती है, फिर उसको हम 11 केवी की सप्लाई में चेंज करके लास्ट कंज्यूमर तक भेजते हैं। ठीक, जो लास्ट कंज्यूमर तक सप्लाई पहुंचती है वो आपकी सप्लाई होती है 415 वोल्ट। ठीक, तो देखिए हमने आपको क्लियर करा दिया जनरेटिंग स्टेशन, प्राइमरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हम कितने पे करते हैं, ये देखिए। ठीक, 33 केवी बाई 6.6 केवी या 33 केवी बाई 11 केवी। ठीक, इस वोल्टेज पे हम क्या करते हैं, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी 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 डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, नेक्स्ट हमारा है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखिए नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं, जो हमारी 11 केवी की सप्लाई है, ठीक, उसको हम चेंज कर देते हैं 400 वोल्ट या 415 वोल्ट की सप्लाई में। ठीक, फिर इसके बाद आपका लास्ट जो कंज्यूमर के पास सप्लाई जाती है, जो हमारे घरों में सप्लाई यूज की जाती है, वो सप्लाई होती है 230 वोल्ट। ठीक, जो हमारे घरों में सप्लाई यूज की जाती है वो कितनी होती है, 230 वोल्ट की सप्लाई हमारे घरों में यूज की जाती है। और जो हम इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए सप्लाई यूज करते हैं, ठीक, 415 वोल्ट की सप्लाई यूज करते हैं। जैसे कि हम टुल्लू पंप चला रहे हैं, या जो हमारी आटा पिसाई की मशीन है, वहाँ पर जो हम सप्लाई यूज करते हैं 415 वोल्ट की, वो सप्लाई को यूज करते हैं। और हमारे कुछ हैवी कंज्यूमर होते हैं, ठीक, जो जिनको हैवी सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, अप्रॉक्सीमेटली 33 केवी की सप्लाई की उनको रिक्वायरमेंट होती है, तो हम क्या करते हैं, उनको यहीं से ही सप्लाई दे देते हैं 33 केवी की। ठीक, और ये जो सप्लाई यूज करते हैं अपने इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए करते हैं। ठीक, जैसे जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं या कुछ बड़ी इंडस्ट्रियां हैं, वो क्या करती हैं, 33 केवी की सप्लाई को यूज करती हैं। ठीक, फिर वो अपने यहाँ अपना सब स्टेशन बनाकर उसको 11 केवी की सप्लाई में, 6.6 केवी की सप्लाई में, ठीक, 3.3 केवी की सप्लाई में चेंज कर लेती हैं, और 415 वोल्ट की सप्लाई में चेंज कर लेती हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। जैसी उनको ज़रूरत होती है उसी के हिसाब से वो अपनी सप्लाई को चेंज करके यूज करते हैं। क्योंकि कुछ इंडस्ट्री में जो आपकी मोटर्स लगी होती हैं, उनको रन करने के लिए 415 वोल्ट की सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन कुछ मोटर ऐसी होती हैं जिनको रन करने के लिए 6.6 केवी सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है, और कुछ मोटर ऐसी होती हैं जिनको 3.3 केवी सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए इंडस्ट्री क्या करती हैं, वो 33 केवी की सप्लाई को यूज करती हैं, लेती हैं। फिर इसके बाद वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 6.6 केवी में, 3.3 केवी में, 415 केवी की 415 वोल्ट की सप्लाई में चेंज कर लेती हैं। अब उनको जैसी ज़रूरत हो उस ज़रूरत के हिसाब से वो इसमें से वोल्टेज को यूज कर लेती हैं। ठीक, तो यहाँ तक आप लोग क्लियर हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें, एक एक चीज़ क्लियर होगा। बस आप लोग से यही उम्मीद है कि आप लोग वीडियो के ध्यान से और केयरफुल्ली देखें। ठीक, ये जो है कि पिछले स्लाइड्स का ही एक पार्ट है। ठीक, जैसे कि आपका यहाँ पर एक जनरेटिंग स्टेशन है। ठीक, ये आपका जनरेटिंग स्टेशन है। यहाँ पर आपकी 11 केवी की सप्लाई जनरेट की जाती है, फिर इसके बाद धीरे धीरे आपकी यहाँ ट्रांसमिट की जाती है।
फिर एक रिसीविंग एंड पे जाती है। फिर इस तरीके से देखिए यहाँ पर आपका हैवी इंडस्ट्री को दिखाया गया है जो सप्लाई यूज कर रही है कितनी 33 केवी की। ठीक, तो इस फिगर में आपको ये दिखाया गया है कि किस तरीके से आपकी सप्लाई जनरेट की जाती है और हमारे घरों तक किस तरीके से सप्लाई आती है। तो यहाँ पर आपकी जो है कि टरबाइंस लगी होती हैं और आपके जो है कि अल्टरनेटर लगे रहते हैं, जनरेटर लगे रहते हैं। ठीक, तो टरबाइन से क्या करते हैं हम स्टीम को भेजते हैं। ठीक, और वो टरबाइन क्या करती हैं जो हमारा जनरेटर है उसके शाफ्ट को रोटेट कराती हैं, तो उसके जो है कि द्वारा हमको जनरेटर के थ्रू हमको इलेक्ट्रिकल सप्लाई 3 फेज की जनरेट होके मिल जाती है। ठीक, तो यही आपकी सप्लाई यहाँ से 3 फेज की जनरेट होती है। फिर हम क्या करते हैं इसको यहाँ से ट्रांसमिट करते हैं। ठीक, फिर आपका जो है कि यहाँ से ट्रांसमिशन होता है 400 केवी पर या 132 केवी पर। ठीक, फिर आपका यहाँ पे जो है कि इसको रिसीव करके 33 केवी में चेंज कर लेते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास ठीक कुछ ऐसे कंज्यूमर है जो हाईवी हैं, ठीक मतलब अपने इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए यूज कर रहे हैं, तो उनको हम यहीं से 33 केवी की सप्लाई को सेंड कर देंगे। ठीक, और इधर जो सप्लाई आपकी आ रही है ये आ रही है आपकी 33/11 की। ठीक, मतलब आपकी यहाँ पे जो सप्लाई आ रही है ये सप्लाई, ये आपकी सप्लाई है 33 केवी। फिर आपका ये सब स्टेशन होगा, इस सब स्टेशन से जो है कि हम क्या करेंगे दूसरे सब स्टेशनों के लिए सप्लाई देंगे। ठीक, देखिए आपका जैसे यहाँ पे लिखा है लोकल सब स्टेशन, लोकल सब स्टेशन आपके होंगे कितने 11 केवी बाई 400 400 या 415 वोल्ट। ठीक, ये आपके ये सब स्टेशन होंगे। फिर आपको यहाँ पे जो हमारे घरों में सप्लाई आती है 230 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। देखिए ये आपका हाउस है, यहाँ भी आपको सब जो सप्लाई मिल रही है वो 230 वोल्ट की सप्लाई मिल रही। और मान लीजिए कुछ ऐसी जो लाइट लोड की इंडस्ट्री हैं उनको जो है कि 11 केवी की सप्लाई की रिक्वायरमेंट है। तो जो हमारा ये सब स्टेशन है, ठीक, ये सब स्टेशन लाइट लोड के सब इंडस्ट्री के लिए हम इस वाले सब स्टेशन से 11 केवी की सप्लाई अंडरग्राउंड सप्लाई हम उनको दे देते हैं। ठीक, हम 11 केवी की सप्लाई देखिए अंडरग्राउंड केबल के माध्यम से जो लो लाइट या लाइट लोड की इंडस्ट्री हैं, ठीक, या लो इंडस्ट्रियां हैं, ठीक, उनके लिए हम 11 केवी की सप्लाई यहाँ से दे देंगे। ठीक, और कुछ जो है कि उससे भी लो ग्रेड की आपकी जैसे कि हमने आपको बताया कि जो आटा चक्की की आपकी मिल्स हैं, ठीक, वहाँ पर हमको 400 वोल्ट या 415 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है, तो हम उनको सप्लाई इस सब स्टेशन से दे देंगे। ठीक, तो ये आपका कंप्लीट एनालिसिस हो गया किसके बारे में, सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ सप्लाई सिस्टम। और इसी के माध्यम से हमने आपको बताया कि किस तरीके से आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट होकर हमारे लास्ट कंज्यूमर तक पहुंचती है। ठीक, तो ये तो हो गया आपका सप्लाई सिस्टम के बारे में। ठीक, तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉसेस इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक, लॉसेस इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जब हम अपनी सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमारे सप्लाई सिस्टम में कितने तरीके के लॉसेस होते हैं। ठीक, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो टेक्निकल लॉसेस हैं हमारे लेंथिंग डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है हम उनकी लेंथ को क्या करते हैं इंक्रीज कर देते हैं, तो जो हमारे लॉसेस हैं वो क्या हो जाते हैं इंक्रीज हो जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की लेंथ को इंक्रीज कर देने से किस तरीके से हमारे लॉसेस इंक्रीज हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपकी लाइंस एक सब स्टेशन है और दूसरे जो है कि प्लेस के लिए भेजी जा रही है 10 किलोमीटर पे, तो उसमें डिफरेंट तरीके के आपके फैक्टर हैं जो अफेक्ट करने वाले हैं आपकी लाइन को। जैसे कि मान लीजिए आपका ये लाइन जा रही है, ठीक, यहाँ पर कोई ट्री है और ये लाइन से टच हो रहा है, तो आपका जो है कि यहाँ पे लाइन क्या हो जा रही है अर्थ हो जा रही है। तो इस केस में आपका क्या हो रहा है जो कुछ लॉसेस हो जा रहा है अर्थ लीकेज जिसको कहते हैं। ठीक, ये आपका एक तरीके का लॉसेस हो गया। और भी कुछ बहुत सारे लॉसेस हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे किसमें डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। लो पावर फैक्टर, ठीक, पावर फैक्टर के लो होने से भी हमारा जो लॉसेस क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है। आप कहेंगे कि सर पावर फैक्टर के
कम होने से हमारा लॉस किस तरीके से बढ़ जा रहा है। तो आप जानते हैं P इक्वल टू वी आई कास फाई। आपकी देखिए पावर P इक्वल टू होता है वी आई कास फाई। वी आपका वोल्टेज, आई आपका करंट और कास फाई आपका पावर फैक्टर। अगर आप कास फाई की वैल्यू को जीरो रखते हैं, ठीक, कास फाई की वैल्यू को जीरो रख देते हैं, मतलब पूरा जो कास फाई है इसको इक्वल टू आप जीरो रखते हैं, तो पावर फैक्टर, पावर आपकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर कास फाई की वैल्यू वन रखते हैं, ठीक, कास फाई की वैल्यू वन रखते हैं तो पी इक्वल टू मिलेगा आपको वी आई। तो जो आपकी पावर है वन प्लेस टू अनदर प्लेस जा रही है वो आपकी इजली चली जाएगी, ठीक, और जो उसमें लॉसेस हैं वो आपके बहुत ही कम होंगे। तो इस तरीके से पावर फैक्टर भी आपका एक फैक्टर है जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हमारे लॉसेस को क्या करता है, इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, ठीक। लैक ऑफ मेंटेनेंस, ठीक, आपको ये जान के ये लग रहा होगा कि लैक ऑफ मेंटेनेंस, अगर हम मेंटेनेंस नहीं करते हैं अपनी ट्रांसमिशन सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस का, और जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हमारे कंपोनेंट लगे हैं अगर हम उनका मेंटेनेंस नहीं करते हैं तो हमारे लॉसेस क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। कैसे, जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई ट्रांसफार्मर है, ठीक, अगर उसमें आयल की रिक्वायरमेंट है, आयल आप नहीं उसमें फिल कर रहे हैं तो उसकी जो वाइंडिंग है वो क्या होगी, हीटअप होगी। जब वो वाइंडिंग हीट होगी तो सॉरी वाइंडिंग हीट होने से आयल भी हीट होगा। तो वाइंडिंग हीट होने से जो वाइंडिंग में आपके वायर बाउंड किए गए हैं उसके ऊपर वार्निश की जाती है, ठीक, एक इंसुलेटिंग लेयर की वार्निश होती है, उसके ब्रेक डाउन होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, हो जाएगी कब, जब आप उसका मेंटेनेंस नहीं करेंगे, उसमें प्रॉपर ऑयलिंग नहीं करेंगे, प्रॉपर उसमें कूलिंग नहीं करेंगे, तो उसके ब्रेक डाउन होने की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है। और जब ब्रेक डाउन होगे तो आपकी जो वाइंडिंग है आपस में शॉर्ट होगी, जब वाइंडिंग आपस में शॉर्ट होंगी तो ट्रांसफार्मर के जलने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, ठीक। तो इस तरीके से हमारा एक फैक्टर ये भी आता है जो लैक ऑफ मेंटेनेंस, मतलब जो हम उनकी अपनी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के जो हमारे कंपोनेंट लगे हैं अगर हम उनका प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं करते हैं तो क्या होगा कि जो हमारे लॉसेस हैं उन इंक्रीज हो जाते हैं। जैसा कि आपने देखा कि ये आपका पोल्स है, ये आपके वायर हैं, ठीक, और ये आपका कोई ट्री है जो इससे टच हो रहा है, तो यहाँ भी आपके लॉसेस हो रहे हैं। जब आप इसका मेंटेनेंस करेंगे, सस्पेंशन करेंगे, ठीक, उसका जो है कि रिव्यू लेंगे कि हमारी लाइंस कहाँ पे ग्राउंड हो रही हैं, कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे कितने फॉल्ट आ रहे हैं, तब आप इन सब चीज़ों से क्लियरेंस पा सकेंगे। तभी आपके जो ये लॉसेस हैं वो आपके क्या होंगे, कम होंगे, ठीक। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि लैक ऑफ मेंटेनेंस, मतलब आप जब उनका मेंटेनेंस नहीं करेंगे लाइंस का, ठीक, जो आपके इंसुलेटर कुछ ऐसे हैं जिनके डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा हैं और आप उन पे केयर नहीं कर रहे हैं, तो वो भी आपका एक फैक्टर है जो लॉसेस में इंक्लूड होता है, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसी में क्या, बैड वर्कमैनशिप, बैड वर्कमैनशिप। तो ये आपके टेक्निकल लॉसेस हैं। तो जब भी आप टेक्निकल वर्क को कर रहे हैं तो आपके पास स्किल्ड पर्सन होना चाहिए। बैड वर्कमैनशिप मतलब आपका जो टेक्नीशियन हो या लाइन मैन हो वो स्किल्ड होना चाहिए, ठीक। अगर वो अनस्किल्ड होगा तो किस उसको ये नहीं पता होगा कि हमको किस वायर को किस वायर से जोड़ना है, ठीक। तो इसलिए आपको जो है कि बैड वर्कमैनशिप का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारा वर्कर है, हमारे जो टेक्नीशियन है वो हमारे स्किल्ड होने चाहिए, उनको हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि किस सिस्टम के साथ कैसे वर्क करना है। जब आप जो है कि एसटी पैनल मतलब हाई टेंशन की लाइन पे वर्क करने जा रहे हैं तो आपको कौन कौन सी प्रिकॉशन लेनी है, ठीक, कौन कौन से पीपीज पहनने हैं, इन सब चीज़ों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये आपका हो आता है किसमें, लॉस इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक। नेक्स्ट आपका लोड फैक्टर, ठीक। जब हम अपनी लाइंस को वन प्लेस टू अनदर प्लेस सेंड करते हैं तो हमको इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि हमारा जो लोड है वो कितना है। तो वो भी आपका एक फैक्टर है जो अफेक्ट करता है आपके लॉसेस इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक। ये आपके टेक्निकल लॉसेस हैं। सिलेक्शन ऑफ द साइज ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि आपके जो गांव की
टोटल आबादी है 400 घर की, 500 घर की, तो उसी के बेसिस पे आपको ट्रांसफार्मर का सिलेक्शन करना चाहिए कि यहाँ पर कितने केवीए का ट्रांसफार्मर आपका प्रीफर किया जाना चाहिए। अगर आप हाई रेटिंग का ट्रांसफार्मर को प्रीफर करते हैं तो इट इज़ गुड फॉर दैट विलेज। अगर आप लो रेटिंग का ट्रांसफार्मर प्रीफर करते हैं तो ये आपके लिए उतना अच्छा नहीं होगा। ट्रांसफार्मर के फ्यूज जलने के चांसेस बार बार होते रहेंगे, ट्रांसफार्मर का फ्यूज आपका बार बार जलता रहेगा, इसलिए बार बार आपको उन पे फ्यूज लगवाने की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर फ्यूज हैवी लगा देते हैं तो आपके ट्रांसफार्मर के जलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए हमको ये भी ध्यान देना ज़रूरी है कि सिलेक्शन ऑफ द साइज ऑफ ट्रांसफार्मर, जो ट्रांसफार्मर आप यूज कर रहे हैं उसकी साइज़ कितनी। ओके डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में बस इतना ही। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पूरा कंप्लीट वीडियो देखेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिकल को छोड़ के जितनी भी ब्रांचेज हैं उनको इस सब्जेक्ट में दिक्कत होगी। ठीक, तो आप लोग पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए। सो थैंक यू।